ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, एक बहुत ही खतरनाक रोग पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिस रोग को कहते हैं पार्किंसन। शरीर का कोई भी एक अंग का कपना। पार्किंसन रोग की उत्पत्ति हमारे शरीर में कैसे हो जाती है, पार्किंसन से मुक्ति का रास्ता क्या है, औषधि क्या है, सब मैं आज आपके समक्ष चर्चा करूंगा। पूरी दुनिया में कहा जाता है कि पार्किंसन रोग एक बार यदि किसी व्यक्ति को पकड़ ले तो मृत्यु पर्यंत उसके साथ ही रहता है, फिर वह उसका साथ नहीं छोड़ता। यानी कि पार्किंसन व्याधि से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, ऐसा कहा जाता है पूरी दुनिया में। मैंने इस बात को कई बार असत्य साबित किया है, आज फिर मैं इस बात को असत्य साबित कर दूंगा, क्योंकि जो औषधि मैं एक बार पहले भी बता चुका और आज भी कुछ औषधि आपके समक्ष बताने जा रहा हूं। पहले जो औषधि बताई थी उससे भी बहुत सारे मित्र मुक्त हुए हैं पार्किंसन रोग से, और आज जो औषधि बता रहा हूं उससे भी बहुत सारे मित्र मुक्त हो जाने वाले हैं पार्किंसन रोग से। दोबारा औषधि केवल इस कारण से बता रहा हूं कि कुछ मित्र पहली औषधि को तैयार नहीं कर पाए थे, उसको तैयार करना थोड़ा जटिल था। आदरणीय मित्रों, पार्किंसन रोग तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। यह एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हमारे मस्तिष्क की कुछ तंत्रिकाएं उस रोग के लिए जिम्मेदार हैं। हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा हमारे शरीर की संचालन क्रिया को बनाए रखने में सहयोग करता है। तंत्रिका इस कार्य को करती है, उस तंत्रिका से एक केमिकल का स्राव होता है जिसको वैज्ञानिक भाषा में डोपामिन कहते हैं। डोपामिन नामक एक तरल हमारे मस्तिष्क के उस तंत्रिका से निर्मित होता है और वह हमारे शरीर को सही प्रकार से संचालन होने में सहयोग करता है। जैसे जैसे तरल की वृद्धि होना बंद होती है, यानी कि उसका जो निर्माण कार्य है उसमें कमी आती है, तैसे पार्किंसन रोग के लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं। जब बहुत अधिक डोपामिन नामक तरल की कमी हो जाती है तब वह हमारे शरीर पे बुरा इफेक्ट डालना शुरू कर देता है, यानी कि हमारे मस्तिष्क का और हमारे उन अंगों का नियंत्रण गड़बड़ाने लगता है। आदरणीय मित्रों, पार्किंसन रोग 60 वर्ष के पश्चात ही 0.1% व्यक्तियों को जानने में आया है, देखने में आया है, परंतु आज का जो समय है करीब करीब 5% लोगों को पार्किंसन रोग जानने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, और वह भी 25-30 वर्ष आयु वर्ग के जो नौजवान हैं उनमें भी पार्किंसन के वह लक्षण सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। 60 वर्ष की आयु में होने वाला जो रोग है वह 25-30-40 वर्ष के युवा वर्ग में स्पीड से फैल रहा है। कहाँ 0.1% मनुष्य इस व्याधि से ग्रस्त होते थे और कहाँ 5% पूरी पृथ्वी पर मनुष्य इस पार्किंसन महारोग से ग्रस्त हो गया है। इसके पीछे आप स्वयं ही समझ सकते हैं क्या कारण हो सकता है। चूंकि यह तंत्रिका तंत्र की समस्या है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हमें कब आती है, तंत्रिका तंत्र हमारा कब अक्रियाशील हो जाता है? जब हम बहुत अधिक चिंतातुर हों या एक विशेष आयु में जाके हमारा ब्लड का सर्कुलेशन गड़बड़ाने लगा हो, यानी कि रक्तचाप हमारा घटने बढ़ने लगा हो, बीपी फ्लैक्चुएट होने लगा हो, या हमारे ब्लड में बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, या हमारे ब्लड में प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई हो,
तब यह रोग होता है। अभी 25, 30, 35 वर्ष एज ग्रुप के जो युवा हैं उनमें किसी न किसी नशे की लत के कारण यह रोग बढ़ रहा है। बहुत अधिक सोना या बहुत अधिक समय तक, निरंतर लंबे समय तक जगे रहना। निद्रा की आवश्यकता 6 से 8 घंटे है, तो महीनों वैसी परिस्थिति बनते चले जाना कि 2-3 घंटे से अधिक आप सो ना पा रहे हों, या बहुत अधिक नशा इत्यादि कर रहे हों, जैसे शराब अधिक पीना या और कोई दूसरा नशा अधिक मात्रा में करना, उसके कारण भी आपके तंत्रिका तंत्र पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। आजकल आप देख रहे होंगे कि जो प्रतिदिन शराब पीने के आदी हो जाते हैं, धीरे धीरे उनके हाथ कँपने लगते हैं, चाहे वे किसी भी आयु वर्ग के हैं। और यह समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, चूँकि नशा का प्रादुर्भाव बढ़ता जा रहा है। जब से भूमंडलीकरण हुआ है इधर 10-15 वर्षों में, तब से तो और अधिक नशे की प्रवृत्ति बढ़ गई है। आदरणीय मित्रों, कुछ आनुवांशिक कारण भी होते हैं, लेकिन वह बहुत ही कम, वरना तो 60 वर्ष की आयु के बाद बीपी फ्लैक्चुएट होने के कारण, या जैसा कि मैंने कहा प्रोटीन बढ़ जाने के कारण, या ब्लड में बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के कारण डोपामिन नामक तरल का निर्माण नहीं हो पाता हमारे मस्तिष्क के तंत्रिका में, जो हमारे शरीर के सक्रिय रखने के लिए जिम्मेवार है। तब यह प्रॉब्लम आती है। परंतु अधिकतर आज के समय में 99% इस रोग का कारण केवल नशा है, चाहे वह शराब का नशा हो या कोई और दूसरा नशा हो। जब जो व्यक्ति शराब का नशा करते हैं तो शराब अचानक से आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, तब आपकी तंत्रिका तंत्र पे रक्त का दबाव बढ़ने लगता है, जिस कारण से वहाँ कुछ आपकी सूक्ष्म जो तंत्रिका हैं वह डैमेज होने लगती हैं। और यदि वह हमेशा आप इस प्रकार से शराब अधिक पीते रहे और वह डैमेज होती रही, तो उनकी डैमेज होने की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी, आपको पार्किंसन रोग पकड़ लेगा। यदि आप दूसरा और कोई नशा करते हैं, कई प्रकार के नशे और दूसरे भी हैं, या तो आपके बीपी को वह बढ़ाएंगे या आपके बीपी को बिल्कुल स्लो कर देंगे, आप एकदम सुस्त हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। वैसी दोनों ही अवस्था में आपके तंत्रिका तंत्र पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो किसी भी प्रकार का नशा आप करते हैं तो नशे से आप मुक्त हो जाएं, जो इस रोग को आज के समय में बहुत अधिक बढ़ावा दे रहा है। अब इसके लक्षण क्या हैं? अब पार्किंसन रोग आपको हो गया है, अभी शुरुआती दौर में है। जब पार्किंसन रोग आपको पूरी तरह जकड़ लेता है, तब तो आपको भी पता चलता है और दुनिया को भी पता चलता है कि आप पार्किंसन रोग से ग्रस्त हो गए हैं। परंतु शुरुआत में कुछ हल्के हल्के लक्षण उभर कर आते हैं, जो केवल आपको ही पता चलते हैं। यदि आपको इस प्रकार के लक्षण उभर कर आने लगे हैं, जो मैं अभी बताऊंगा, तो आप सचेत हो जाएं। कभी भी यह लक्षण आपको भरपूर मात्रा में एक दिन में भी बढ़ सकते हैं, 1 वर्ष बाद भी बढ़ सकते हैं, 10 वर्ष बाद भी बढ़ सकते हैं। यदि लक्षण परिलक्षित हो गए तो कभी भी यह बहुत मात्रा में बढ़ जा सकते हैं। पूरे हाथ में या किसी एक उंगली में हल्का सा कंपन होना, बिल्कुल हल्का सा। आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपने कोई सामान उठा के इधर से उधर रखना है, तो एक उंगली आपकी हल्की सी कँप रही है या अंगूठा कँप रहा है, यह इसके प्राथमिक लक्षण है। अभी पूरा हाथ नहीं कँप रहा आपका, केवल एक उंगली कँप रही है या अंगूठा कँप रहा है, आपका ओठ कँप रहा है। आप कोई शब्द लिखना चाहते हैं, आपने मस्तिष्क में विचार कर लिया है कि मैं इसको बोल्ड अवस्था में लिखूंगा, परंतु लाख प्रयास करने के बाद भी आप उसको बोल्ड अवस्था में नहीं लिख पाते हैं, छोटा ही लिख पाते हैं। इसका मतलब आपको पार्किंसन के लक्षण
उभर के आने लगे। आपके तंत्रिका तंत्र में डोपामिन नामक जो तरल है उसके बनने में कमी होनी शुरू हो गई है, उसका निर्माण कम मात्रा में होने लगा है। अब किसी भी प्रकार की जो गंध है, स्मेल है, उस गंध का आपको कम पता चलना। हर प्रत्येक चीज की एक गंध होती है, प्रत्येक फूल की अपनी गंध है। आपके घर में नाना प्रकार के व्यंजन बनते हैं, अलग अलग व्यंजन की अलग अलग गंध है, स्मेल है। स्मेल का पता यदि आपको नहीं चल रहा है तो समझ लीजिए कि पार्किंसन रोग की उत्पत्ति होनी शुरू हो गई है। डोपामिन नामक जो तरल है उसका बनना आपकी तंत्रिका में कम हो गया है। आपकी जो यह ठोड़ी है, ठोड़ी में कंपन महसूस होना, किसी भी समय हाथ कपना, पैर कपना, चलने के समय आप पैर कहीं रखना चाहते हैं लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर पैर रखा जा रहा है, एक तरफ का या दोनों ही पैर। चलने फिरने की जो गति है उसमें धीमापन आ जाना। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक रिदम है चलने का, उस रिदम में गड़बड़ होना, उस रिदम का टूटना, स्लो होना, इसका मतलब पार्किंसन की उत्पत्ति हो चुकी भीतर। मांसपेशियों में जकड़न होना, शरीर में अकड़न होना, शरीर का बार बार अकड़ जाना। बैठे हैं, शरीर अकड़ गया, अब कुछ दूर उठ के चलेंगे तब जाके शरीर नॉर्मल होगा, वरना तो जहाँ बैठे, जिस एंगल में बैठे उसी एंगल में शरीर अकड़ गया। चलने के समय भीतर यह महसूस होना कि कहीं मैं गिर न जाऊं, इसका मतलब बहुत अधिक पार्किंसन भीतर बढ़ चुका है। बाहर भले लक्षण परिलक्षित ना हो रहे हों, परंतु भीतर पार्किंसन की उत्पत्ति घनी मात्रा में हो चुकी। बिना किसी कारण के अवसाद घेर लेना, सोच भीतर उत्पन्न हो जाना, नाहक चिंता जिसको भय कहते हैं। नाहक भय, कोई घटना भी नहीं घटी परंतु आप भयभीत हैं। सही प्रकार से दिनचर्या आप निभा रहे हैं, भोजन भी संतुलित ले रहे हैं, पानी इत्यादि सब कुछ जो एक मनुष्य के लिए सर्वोच्च स्थिति हो सकती है, उस सर्वोच्च स्थिति में भोजन पानी इत्यादि सब ग्रहण कर रहे हैं, सही समय पे निद्रा ले रहे हैं, सही समय पे जग रहे हैं। उसके उपरांत भी यदि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, समझ लो कि पार्किंसन की उत्पत्ति भीतर हो चुकी। चेहरे पे किसी भी प्रकार का भाव नहीं आना। जैसे जब आप प्रेम में होते हैं तो आपके चेहरे पे कोई भी देख के बता देगा कि आप प्रेमपूर्ण हैं, आप आनंदित हैं, आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आप बेचैन हैं, आप क्रोध में हैं। आपकी आंखों पे, आपके चेहरे की जो मांसपेशियां हैं उन पे लक्षण उभर के आते हैं आपके मनोभावों के। किसी भी प्रकार का भाव आपके चेहरे पे उभर के ना आना, बोलने की जो स्पीड है आपकी, उसकी गति का धीमा हो जाना, धीरे धीरे स्मृति का कम हो जाना, यह सारे प्राथमिक लक्षण हैं पार्किंसन के। इनमें से कोई भी एक या दो लक्षण आपके शरीर में परिलक्षित हो रहे हों तो समझ लीजिए कि पार्किंसन रोग की उत्पत्ति आपके शरीर में हो चुकी। जो पहले 60 वर्ष की आयु में ही होती थी, अब 25, 30, 35, 40 वर्ष के आप हैं और इस प्रकार के लक्षण आपको उभर के आ रहे हैं, तो आपको भी पार्किंसन रोग की उत्पत्ति हो चुकी है। वह कब बहुत अधिक बढ़ जाएगा, इसके विषय में कोई भी व्यक्ति प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा चिकित्सक भी उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। एक दिन में भी बहुत अधिक मात्रा में यह पार्किंसन बढ़ सकता है और 5 वर्ष 10 वर्ष बाद भी बढ़ सकता है। जब बढ़ेगा तब तो सबको दिखेगा, तब तो आप खाना खाएंगे तो भी आपके हाथ कपेंगे, गिलास हाथ में लेंगे तो आपके हाथ आधा पानी आपका ऐसे ही हिल हिल के गिर जाएगा। चलने में भी आप लड़खड़ाएंगे, बहुत बार गिरेंगे भी, लाठी डंडे का सहारा लेंगे तो वह भी कपेगा। वह तो बहुत अंतिम लक्षण है, शुरुआत के लक्षण ये हैं जो मैंने आपको बताया।
आज के समय में कॉन्स्टिपेशन लगभग 90% लोगों को है। केवल कॉन्स्टिपेशन आपको हो और आप ऐसा समझ लें कि आपको पार्किंसन हो गया है, वैसा नहीं। इस चर्चा को ध्यान से सुनेंगे। यदि सब खान पान, सब कुछ जो मनुष्य शरीर के लिए सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था हो सकती है, खाने पीने, उठने, जगने, सोने की, वह सभी व्यवस्था से आप गुजर रहे हैं, सही मात्रा में पानी इत्यादि सब कुछ ले रहे हैं, उसके उपरांत यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है लगातार, तब समझो कि पार्किंसन रोग ने आपको भीतर से जकड़ लिया है। आपकी ठोड़ी कपने लगी, होठ कपने लगा, एक उंगली अंगूठा कपने लगा, हल्का सा पैर कपने लगा, मांसपेशियां कमजोर होने लगी, जहां बैठे थोड़ी देर में ही शरीर अकड़ गया, या चलने में लड़खड़ाहट, बोलने में लड़खड़ाहट, बोलने की जो गति है उसमें कमी, चलने की गति में कमी, इनमें से यदि 1, 2 या 3 कारण एक साथ आपको परिलक्षित हो रहे हों तो समझ लो कि पार्किंसन रोग की उत्पत्ति हो गई। और जैसा कि पार्किंसन रोग के विषय में आप कहीं भी पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, या आजकल ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं, सब कुछ तो आजकल गूगल बाबा बता देता है, तो आप पाएंगे कि पार्किंसन रोग का कोई ट्रीटमेंट पूरी पृथ्वी पर नहीं है। परंतु मैंने इस बात को असत्य किया है। आदरणीय मित्रों, 4-6 माह पूर्व मैंने पार्किंसन रोग पर एक औषधि आपको इसी चैनल पर बताई थी, जिसमें कुछ औषधियाँ तो आपने अपने किचन में से ही ले लेनी थी, कुछ औषधियाँ आपने पंसारी के यहाँ से खरीद के लानी थी। कुछ मित्र उन औषधियों को जैसा मैंने बताया वैसे तैयार किए और उसका उपयोग किए, उनको बहुत अधिक लाभ हुआ, लगभग सभी लक्षण निर्मूल हो गए। कौन सी अवस्था में? उस अवस्था में जब एक गिलास पानी हाथ में लिया और वह मुंह तक जाते जाते आधा कप के आधा गिर गया और आधा ही बच गया, और फिर आप लगा रहे हैं अपने होठों पे और लग रहा है गिलास आपकी साइड में, कभी दायां कभी बायां, सही से आप अपने मुंह पे उस गिलास को भी नहीं लगा पा रहे हैं। उतनी खतरनाक अवस्था में भी कुछ मित्रों ने मुझे लिखा है कि गुरुजी हमें बहुत लाभ मिला है। परंतु बहुत सारे मित्र मुझे कमेंट के माध्यम से उस समय भी, उस चर्चा में भी, और मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझे मैसेज किए हैं कि गुरुजी हम उस औषधि को बना नहीं पा रहे हैं, वह सारे अवयव हमें मिल नहीं रहे हैं पंसारी के यहाँ, कोई दूसरी औषधि बता दो। तो आज मैं एक वैसी औषधि आपको बताने जा रहा हूँ जो सहज रूप से आपको उपलब्ध भी हो जाएगी, किसी भी आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली कंपनी की बनी बनाई आप खरीद लेंगे और लाभान्वित हो जाएंगे। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम तो मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि आप साधारण सी औषधियों से जटिल व्याधियों का इलाज अपने घर में कर लें। परंतु यदि आप नहीं वैसा कर पा रहे हैं, या औषधि आपको नहीं मिल पा रही है, या आप उस औषधि को उस अनुरूप तैयार करने में अक्षम हैं, तभी फिर मैं कोई वैसी औषधि बताने का प्रयास करता हूं जो पेटेंट है। आदरणीय मित्रों, एक औषधि आती है रस सिंदूर। जितनी भी आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली कंपनी है सभी रस सिंदूर बनाती हैं। कुछ 4-6 कंपनियां बड़ी प्राचीन हैं जो भारतवर्ष में 50-100 वर्षों से आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण कर रही हैं। आदरणीय मित्रों, औषधि नोट कर लें। हमने 3 औषधि लानी है बाजार से खरीद के, किसी भी प्राचीन कंपनी के द्वारा बनाई हुई। जैसा कि मैंने कहा कि वर्षों पुरानी कुछ 5-6 कंपनियां हैं भारत में जो आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण करती हैं, और जो औषधि मैं आपको बता रहा हूं वह 5-7 कंपनी वैसी हैं जो सभी इन औषधियों का निर्माण करती है। हर हाल में किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे आपको यह तीनों औषधियाँ मिल जाएंगी।
पहली औषधि लेना है आपने 10 ग्राम रस सिंदूर। दूसरी औषधि आपने लेना है 20 ग्राम 64 प्रहरी पीपल, 64 प्रहरी पीपल। और तीसरी औषधि आपने लेना है 10 मूला रिष्ट। ये 3 औषधि आप ला के रख लें। अब क्या करना है कि एक खरल ले लें, यदि नहीं है तो खरल भी साथ में खरीद के लेके आएं। उसी स्टोर पे जहाँ से आपने औषधि खरीदी है एक मार्वल की आपको छोटी सी खरल भी मिल जाएगी। मार्वल की एक खरल ले लें, उसमें 10 ग्राम रस सिंदूर को डालें और 1 चम्मच 64 प्रहरी पीपल डाल दें। 500 टाइम उसको मर्दन करें, घोटे। 64 प्रहरी पीपल भी आपको चूर्ण रूप में ही मिलेगा और रस सिंदूर भी आपको भस्म रूप में ही मिल जाएगा, परंतु दोनों को एक साथ रख के एक खरल में खूब अच्छे से घोटे। 500 टाइम आपने लगातार वैसे घोटना है। पिसा हुआ तो वह है ही, बस आपने घोटना है। 500 टाइम जब आप उसको घोट देंगे तो रस सिंदूर और वह 64 प्रहरी पीपल एक रस हो जाएगा और उसका अणु अणु टूट जाएगा। जितना वह अणु अणु में टूटेगा उतना ही और अधिक शक्तिशाली बनता चला जाएगा। अब आपने बाकी जो 64 प्रहरी पीपल बचा हुआ है, क्योंकि 1 ही चम्मच आपने डाला है, वह बाकी भी डाल दें और फिर 200 टाइम उसको घोटे। अब टोटल 20 ग्राम 64 प्रहरी पीपल और 10 ग्राम रस सिंदूर दोनों एक रस हो गए। जब दोनों एक रस हो जाए तो प्लेन पेपर लेके आए। ध्यान रखें, कभी भी किसी औषधि का यदि आपने पुड़िया बनानी हो तो अक्सर अखबार का पेपर आप ले लेते हैं, यानी कि न्यूज़ पेपर ले लेते हैं, या पहले से कोई राइटिंग वाली कॉपी पे कुछ लिखा हुआ हो वैसे पेपर ले लेते हैं। वैसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे अखबार की इंक हो या आपके द्वारा लिखा हुआ कोई इंक हो, वह सब केमिकल है। उसको औषधि अपने में ऑब्जर्व कर सकती है और औषधि विषाक्त हो सकती है। जब भी औषधि की पुड़िया बनावें तो हमेशा प्लेन पेपर पे बनावें, जो राइटिंग वाला प्लेन पेपर आता है A4 साइज का। A4 साइज के पेपर ले लें और 45 टुकड़ी पेपर की फाड़ के रख लें और 45 जगह उस औषधि को डिवाइड करें। कैसे करेंगे? एक चाकू ले लें, उसकी नोक से भर भर के 45 कागज की टुकड़ी पे आप थोड़ा थोड़ा डाल दें। थोड़ा थोड़ा डालने के बाद फिर देखें कि किस में ज़्यादा है किस में कम है। जिसमें ज़्यादा है उसमें से थोड़ी सी निकाल के कम वाली में डाल दें। इस प्रकार से आप 45 खुराक बराबर मात्रा में तैयार करके रख लें और एक जार में एयर टाइट करके उन पुड़ियाओं को रख दें। सुबह में नाश्ता से पहले एक खुराक को खोलें, एक पुड़िया को खोलें, उतना उसमें शहद मिलाएं कि अच्छे से पेस्ट बन जाए और चाट लें। 5 मिनट बाद 10 मूला रिष्ट लिक्विड फॉर्म में एक औषधि ला के रखी हुई है शीशी में, उसमें से 4 चम्मच औषधि लें। 1 कप ताज़ा पानी लें नॉर्मल, उसमें 4 चम्मच औषधि डालें और उसको पी लें। यह आपकी सुबह की एक खुराक हो गई। इसी प्रकार से रात्रि में भोजन से 1 घंटा पहले आप एक पुड़िया खोलें, उसमें शहद मिलाएं, चाट लें और 10-15 मिनट बाद वह जो 10 मूला रिष्ट पीने की औषधि है उसमें से 4 चम्मच 1 कप ताज़े पानी में डालें और पी लें। इस प्रकार से सुबह नाश्ता से पहले और दोपहर में भोजन से 1 घंटा पहले आपने इस औषधि का सेवन करना है। 45 खुराक हैं, इसका मतलब 22 दिन आपकी यह औषधि चलेगी। 22 दिन में बहुत हद तक यदि अभी नए नए लक्षण उभर कर आए हैं तो वह नए नए लक्षण निर्मूल हो जाएंगे, और यदि बहुत अधिक मात्रा में पार्किंसन जकड़ लिया है तो उसमें 50% कमी आ जाएगी। वापस से फिर तैयार कर लें। जिनको बहुत अधिक पार्किंसन की समस्या बढ़ गई है
वह इस प्रकार से 45-45 खुराक 4 बार रिपीट कर रहे हैं। जिनको अभी नए नए लक्षण परिलक्षित हुए हैं वह 45-45 खुराक बना के 2 बार रिपीट कर लें, यानी कि कम से कम 45 दिन लगातार सेवन करें। और जिनको बहुत अधिक बढ़ गया है वह कम से कम 90 दिन लगातार सेवन करें इस औषधि का बिना नागा के। 100% पार्किंसन किसी भी अवस्था में आपको है, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। अब परहेज क्या करना है? पार्किंसन रोग की उत्पत्ति होने के बाद यदि आप औषधि ले रहे हो तो भी, और औषधि यदि नहीं ले रहे हैं तो भी, कुछ चीज़ें वैसी हैं जो आपको छोड़ देनी चाहिए, जिनका उपयोग आपने नहीं करना चाहिए। जिस तरकारी में काटने पर लस लस पदार्थ निकलता हो, जैसे भिंडी, कटहल, अरवी, जिमीकंद, और जिस तरकारी को काटने पर दूध जैसा पदार्थ निकलता हो, जैसे कटहल में निकलता है, कच्चे पपीते में निकलता है, कच्चा केला उसमें भी लस लस पदार्थ निकलता है, वैसी सभी तरकारी आपने नहीं खानी है। आजकल एक चिकनी चिकनी तोरई मिलती है। एक तोरई होती है जिसमें धारी होती है, ऊपर का छिलका सख्त होता है, हार्ड होता है, वह तो सभी के लिए अमृत है। परंतु एक तोरई है जिसका छिलका बहुत सॉफ्ट होता है, वह तोरई सभी के लिए जहर है। पार्किंसन वालों के लिए तो बहुत ही खतरनाक है। यदि किसी भी रूप में आपने इन चीज़ों का उपयोग किया तब दुनिया की सच में ही कोई औषधि आपको ठीक नहीं कर पाएगी। गरम गरम राइस आप ले सकते हैं, कभी भी ठंडा राइस ना लें, बासी भोजन ना लें कभी भी। दही यदि ताज़ा है तो आप मॉर्निंग में 10 बजे से पहले पहले दही का सेवन कर सकते हैं। 10 बजे के बाद आपने दही को भी नहीं छूना है। दूध आप ले सकते हैं। कम से कम प्रोटीन वाला भोजन ग्रहण करें। अधिक प्रोटीन भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है जब तक आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। जिन चीज़ों में कम से कम प्रोटीन हो वह भोज्य पदार्थ लेने का प्रयास करें। प्रोटीन एक मात्रा में तो हमारे लिए अनिवार्य है, बस अल्प मात्रा में प्रोटीन का उपयोग करें। और वह अल्प मात्रा में प्रोटीन आपको मिल सकता है। चना बिल्कुल ना खाएं, चने में बहुत अधिक प्रोटीन होता है। सोयाबीन किसी भी रूप में ना खाएं, उसमें बहुत अधिक प्रोटीन होता है। आप मूंग की दाल ले सकते हैं, मसूर की दाल ले सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा प्रोटीन भी आपको मिल जाएगा। खीरा ले सकते हैं, उसमें बहुत उत्तम क्वालिटी का प्रोटीन आपको मिलेगा और अल्प मात्रा में मिलेगा। खीरे का सेवन कर सकते हैं। जिनका तासीर बहुत ठंडा हो वैसी चीज़ें भी आपने नहीं लेनी है, और जिनका तासीर बहुत गर्म हो वैसी चीज़ें भी आपने नहीं लेनी है। गोभी, किसी भी प्रकार की गोभी आपके लिए नुकसानदायक है, चाहे वह पत्ता गोभी हो या फूल गोभी हो। यह सब वात कारक है। और जब बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तब वात रोग के भी सारे लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं। तो वात का समन रहे इसके लिए आपको कोई भी वात कारक चीज़ें नहीं खानी है। यह केवल आपने परहेज करने हैं। तो औषधि आज मैंने आपको यह बताई है, यह आयुर्वेद की शिरोमणि औषधि है, सर्वोच्च औषधि है। किसी भी प्रकार का इस औषधि का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप सहज रूप से इस औषधि का सेवन कर सकते हैं, आपको 100% लाभ मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।